इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कभी सीएजी की रिपोर्ट्स आती थी और तहलका मच जाता था। अब सीएजी की रिपोर्ट आती है तो गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश हो जाती है। और आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं वो तो इतना बड़ा घोटाला है कि अगर कभी खुला तो तहलका मचेगा, लेकिन उस पर एकदम खामोशी है। जी, पीएम केयर का मामला। पीएम केयर को लेकर आप सब लोग जानते हैं कितना तमाशा मचा था जब पीएम केयर बना था। और पीएम केयर, आपको आश्चर्य होगा, केवल कोविड के लिए कहा गया था होगा, उसमें आज भी पैसे आ रहे हैं और उसमें से पैसे जा रहे हैं। कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं ये अब किसी को पता नहीं, कोई ऑडिटिंग नहीं हो रही है। रुकिएगा, पूरा वीडियो जरा गौर से देखिएगा, फिर आपके समझ में आएगा कि आपकी जेब पर कैसे डाका डाला जा रहा है और कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। पीएम केयर्स का जो फुल फॉर्म है वो है द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। यानी एक ऐसा फंड जो जब लोग परेशान होंगे, देश में जब परेशानी होगी, नागरिकों को परेशानी होगी, इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, तब उस फंड का उपयोग किया जाएगा। इसके पहले भी प्रधानमंत्री राहत कोष था जो यही काम करता था। इसलिए सबसे पहला सवाल तो यही था कि आखिर पीएम केयर को अलग से क्यों बनाया गया। पहले भी जो प्रधानमंत्री राहत कोष था उसका सारा संचालन प्राइम मिनिस्टर को ही करना था। खैर, ये फंड जो है उसको रजिस्टर्ड किया गया पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन एक्ट लगा था वो 1908 वाला रजिस्ट्रेशन एक्ट था, जिसमें पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाया गया, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरमैन होगा। इसमें और कौन कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होंगे और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होंगे, यानी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, और वित्त मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी होंगे। इन लोगों को एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी बनाया गया। अब पहले महीने में जब यह बना था तो इसने 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा किया था और लोगों को लगा था कि इससे कोविड में राहत मिलेगी। 5 साल बीत चुके हैं, इसका फंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये फंड कहां कैसे खर्च हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। 27 मार्च 2020 को यह पीएम केयर फंड बना था और पहले 4 साल में इसकी रेसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की रिपोर्ट आई। लेकिन पिछले साल का इसका न तो कोई रिपोर्ट है और ना ही कोई ऑडिट आई है। ये जो रिपोर्ट है उसमें भी बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कहां से कितना पैसा आया ये बता दिया और कुछ पेमेंट्स बता दिया। इसके अलावा इसके अंदर डिटेल्स नहीं है। डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जिसमें यह पता चले कि किसने कितना पैसा दिया, वो इसके अंदर नहीं है। केवल बता दिया विदेश से इतना पैसा मिला, देश से इतना पैसा मिला, इंडिविजुअल से इतना पैसा मिला। लेकिन किस इंडिविजुअल से मिला? अंबानी ने दिया, अदानी ने दिया, या किसने दिया? विदेश से अगर पैसा मिला तो किन लोगों ने दिया? हमारे एनआरआईज ने दिया या किसी और ने पैसा दिया? इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम की थी उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं दे रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर डाला, बहुत प्रेशर डाला, तब जाके वो हिसाब किताब रिलीज हुआ। और जब रिलीज हुआ तो मालूम चला कि उसके नाम पर कितना बड़ा घोटाला हो रहा था। उस पर बहुत सारी बात की जा चुकी है। इसके अलावा इसमें ऑडिटर रिपोर्ट्स नहीं है। इस तरह के ट्रस्ट के लिए नियम होता है कि हर साल की ऑडिटर रिपोर्ट हो, लेकिन इसकी कोई ऑडिटर रिपोर्ट नहीं है। अगर आप फंड की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें जो FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें कहा गया कि देयर इज नो स्टैट्यूटरी पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑडिट ऑफ द पीएम केयर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन उसके आगे कहा गया कि हाउएवर एन ऑडिट विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी वादा किया गया था कि हर फाइनेंशियल ईयर यानी हर मार्च के अंत में ऑडिट रिपोर्ट दी जाएगी। इसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी जाती। जो शुरुआत के 52 दिन में डोनेशन आई थी उस पर थोड़ी बहुत जानकारी हमको है। मैंने आपको बताया कि 28 मार्च 2020 को इसकी घोषणा हुई और कम से कम 9677.9 यानी 9677.9 करोड़ रुपए इसमें कलेक्ट किए गए थे। ये कलेक्ट कैसे कैसे किए गए थे वो भी मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कलेक्ट किया गया था सरकारी एजेंसी से, जिसमें जो सरकारी स्टाफ था उसकी तनख्वाह से भी पैसा काटा गया था। सबसे ज्यादा पैसा यहीं से आया था
4,308 करोड़ से ज्यादा। प्राइवेट कंपनियों में भी लोगों की तनख्वाह से पैसे काटे गए थे और ये सब मिला के सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री बॉडी और प्राइवेट कंपनियां, इन सबको मिलाकर 5,369.6 यानी 5,369.6 करोड़ रुपए आए थे। इसके अलावा फॉरेन डोनेशंस की बात की गई थी 22 करोड़ की, जो प्लेस था यानी वादा किया हुआ है, मिला नहीं था। और इंडिविजुअल्स ने, जो इन सब से नहीं जुड़े हुए हैं, अलग से इंडिविजुअल्स हैं, उनके खाते में लिखा गया था 53.77 करोड़ और ये भी प्लेज किया हुआ था। अब ये जो पैसा आया था, पूरा पैसा आया था, इस पैसे का बहुत उपयोग हो सकता था। अगर कोविड के लिए ही ये पैसा था तो इससे क्या क्या हो सकता था वो मैं आपको बताता हूं। 14.5 करोड़ जो हमारे लोग थे जो उसमें इलाज में लगे हुए थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, उनके लिए जो प्रोटेक्टिव गारमेंट था, जो उस समय गाउन पहनते थे, वो सारा कुछ खरीदा जा सकता था। इसके अलावा इससे 21.5 मिलियन टेस्ट किए जा सकते थे, यानी लगभग देश के अंदर सबका टेस्ट फ्री किया जा सकता था। लेकिन आप जानते हैं कि लोगों ने टेस्ट के लिए पेमेंट दिए। कोविड का जो टेस्ट था उसके पैसे लगते थे। इसके अलावा जो हमारे माइग्रेंट वर्कर थे, जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, 14 करोड़ से ज्यादा हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको वापस भेजा जा सकता था। लेकिन आप जानते हैं उनके टिकट का भी इंतजाम नहीं किया गया। कैसे कैसे वो लोग गए हैं, पैदल गए हैं, साइकिल से गए हैं, वो सब जानते हैं। तो सवाल उठता है कि जो पैसा कोविड के नाम पर इकट्ठा किया गया था वो गया कहां। अब अगर इसका जो रेसिप्ट एंड पेमेंट का सिस्टम जो इन्होंने डिटेल दिया हुआ है, अगर उसको हम देखें जो 2023-24 तक है, उसके बाद का अभी तक हमारे पास नहीं है और मैंने बताया वो भी ऑडिटेड नहीं है। अगर उसको हम देखें तो आज के डेट में 6,284 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में पड़े हुए हैं। 6,284 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में पड़े हुए हैं। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूं और ये वो आंकड़ा है जो अनऑडिटेड है, जिसका अभी ऑडिट नहीं किया गया है। 6,284 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में पड़े हुए हैं। जब इसकी जानकारी के लिए आरटीआई लगाई गई, कई सारी आरटीआई लगी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। अब आप सोचिए, गवर्नमेंट कर्मचारी का पैसा काटा गया। प्रधानमंत्री इसके अंदर खुद इसके चेयरपर्सन हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री इसके ट्रस्टी हैं और ये सरकारी नहीं है। इसके बारे में आरटीआई में कोई भी किसी भी तरह की जानकारी देने से मना कर दिया गया। खैर, मैं आपको बताता हूं कि इसको खर्च कैसे कैसे किया गया। ये क्या हिसाब, जितना हिसाब दिया गया है वो क्या हिसाब था। कहा गया कि 1,225 1225 पीएसए प्लांट जो हैं वो हॉस्पिटल्स में लगाए गए थे ऑक्सीजन के लिए। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट थी 2 दिसंबर तक 4,135 जो हैं वो पीएसए प्लांट लगाए गए थे। अब अगर 4,135 पीएसए प्लांट लगाए गए थे तो अब तो ऑक्सीजन की उस तरह की डिमांड है नहीं। उस जमाने में ऑक्सीजन की डिमांड थी, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर अब काम नहीं कर रहे हैं और उनका यूज नहीं हो रहा है, तो बेकार पड़े हुए हैं ये। इसके अलावा जब ये पीएसए प्लांट हॉस्पिटल्स में लगे थे तो आपको पता है कि शिकायत हुई थी कि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है। इनमें से बहुत सारे प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये सारे आरोप लगे थे। ये पहला खर्चा है जो बताया गया था। 2022-23 का जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया था कि ₹346 करोड़ रुपए जो है वो पीएम केयर से बच्चों को दिए गए थे। जो बच्चे उस समय अनाथ हो गए थे उन बच्चों को दिए गए थे। ये अमाउंट था 346 करोड़। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की 2023-24 की एनुअल रिपोर्ट हम देखें तो पता ये चलता है कि 5,000 बच्चों को ये पैसे दिए गए थे। यानी कुल मिला जुलाकर केवल 5,000 जो अनाथ बच्चे थे उनको दिया गया ये पैसा। ये 2 खर्चे दिखाई देते हैं, इसके अलावा कोई बड़ा खर्चा वहां पर दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी बात है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये फंड जब बनाया गया था, या पीएम केयर का जो एब्रीवेशन है, फुल फॉर्म है, उसमें यह कहा गया कि जब भी डिजास्टर आएगी, जब भी परेशानी आएगी, जब भी कोई दिक्कत होगी तो इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2020 और 21 में भारत में कई सारे प्राकृतिक आपदाएं आई थी। जैसे साइक्लोन एम्फेन आया था वेस्ट बंगाल में मई 2020 में, जिसमें 90 लोग मारे गए थे और भयानक बर्बादी हुई थी।
इसके अलावा एक और साइक्लोन आया था अरबियन सी में, जिसमें गुजरात में 144 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1,41,000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए थे, 1,91,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बर्बाद हो गई थी जिसपे फसल खड़ी थी। ये केरला से लेके गुजरात तक ये इफेक्ट पड़ा था। लेकिन अगर फंड की बैलेंस शीट देखेंगे तो इन सारे मामलों में 1 रुपए भी नहीं दिए गए, यानी ये पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। इन पैसों से जब आपदा आ रही है, कहा गया पीएम केयर, लेकिन पीएम बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं इन पैसों का जब आपदा आ रही है। अभी आपको याद होगा प्रियंका गांधी जी जहां से सांसद निर्वाचित हुई हैं वायनाड, वहां पर भी लैंडस्लाइडिंग हुई थी, बहुत सारा परेशानी का मामला हुआ था। गई थी मिलने के लिए प्रियंका गांधी केरल के सांसदों को लेकर, लेकिन वहां भी इस पैसे से किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई कि पीएम केयर में जो पैसा बेकार पड़ा हुआ है वो एनडीआरएफ में, यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है वो हर तरह की परेशानी में पैसा देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि पीएम केयर फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो बिल्कुल अलग तरह का है और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का जो पैसा है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अब आप ये बताइए कि कोविड के नाम पे पैसा इकट्ठा किया गया, अब भी पैसा उसमें आ रहा है। कोविड खत्म हुए 3-4 साल हो गए, कोविड दोबारा आएगा कि नहीं आएगा हम नहीं जानते, लेकिन इस समय जो आपदा आ रही है, जो परेशानी आ रही है, उसमें ये पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। ये पैसा किस काम के लिए रखा गया है हमें नहीं पता। अब आप कहेंगे इसको घोटाला क्यों कहा जा रहा है? 3 कारण हैं जिसकी वजह से ये घोटाला लगता है। पहला कारण तो मैंने आपको बताया कि इसकी ऑडिटिंग नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर कि इसकी ऑडिटिंग नहीं हो रही है? नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि कौन इसमें पैसे दे रहा है, ये बात कंफर्म नहीं है। केवल कह दिया जाता है कि इंडिविजुअल्स ने इतने पैसे दिए, विदेश से इतने पैसे आए, सरकारी उससे इतने पैसे आए, प्राइवेट से इतने पैसे आए। भाई ये पता तो होना चाहिए कि यहां पैसा कौन डाल रहा है। कहीं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बनाने के लिए इसका उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है जो एक बड़े घोटाले की तरफ उंगली कर दिखाता है। और तीसरा सबसे बड़ा मामला है कि एक ऐसा फंड जो बना था कि जब आपदा आएगी, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, उसमें इस्तेमाल होगा, उसमें 6,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और कहीं तूफान आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए, वहां इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो फिर ये पैसे बैंक में पड़े क्यों हैं? अगर नियमों की बात करें तो जो डीपीसी एक्ट 1971 है, जो सीएजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज है 1971 का, वो बताता है कि सीएजी की सर्विसेज क्या हैं। और उसके सेक्शन 20(2) को अगर हम देखते हैं तो सीएजी को वो ये ताकत देता है कि वो प्रेसिडेंट या गवर्नर से ये पूछ सकते हैं कि किसी भी बॉडी की ऑडिट क्यों नहीं हुई है, और वो ऑथोराइज कर सकते हैं किसी को कि ऑडिट किया जाए। लेकिन सीएजी ने इस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। सीएजी खामोश बैठा हुआ है। आप छोटी सी कंपनी खोल दें 4-5 कर्मचारियों की, आप कोई बिजनेस शुरू करें, आपको डिटेल अपना रिटर्न सबमिट करना होता है, आपको इनकम टैक्स के यहां भी करना पड़ेगा, आपको जीएसटी रिटर्न भी हर महीने सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, आपसे लेट हो जाए, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। आपको एक सीमा से अधिक पैसा अगर है, एक सीमा से अधिक बड़ी कंपनी है, तो ऑडिटेड रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, ऑडिटर को पैसा देना पड़ेगा कि ऑडिट करे, उसकी भी जांच होगी। लेकिन यहां पीएम केयर फंड बना हुआ है जो चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह रजिस्टर हुआ है, जहां हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं और जा रहे हैं। सिर्फ 5,000 बच्चों को कुछ रुपए प्रति महीने देने के अलावा इस फंड का कोई इस्तेमाल नहीं है। Do you live in अब इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने आपको बताया कि पूरे देश को मुफ्त में टीके लग सकते थे। मैंने आपको बताया कि इस पैसे से पूरे देश में जितने मजदूर थे उनको अपने घर भेजा जा सकता था। मैंने आपको बताया कि इससे नए हॉस्पिटल्स खोले जा सकते थे, कम से कम यही हो जाता। रिसर्च इंस्टीट्यूट खुल जाते,
इस तरह की जो महामारियां आती हैं उनके इलाज को लेकर। कुछ भी नए हॉस्पिटल्स खुल जाते जो इस बात के लिए होते कि जब महामारियां आएंगी तो उसमें एक्सपर्ट होते जो इलाज करते। लेकिन ये सारा कुछ नहीं हो रहा है, ये पैसा बैंक में रखा गया है। तो एक बड़ा सवाल बनता है कि आखिर, एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि आखिर ये पैसा क्यों रखा गया है। मजेदार बात यह है कि हमारा पूरा गोदी मीडिया इस पर खामोश है। जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे बड़ी मुश्किल से 1 या 2 रिपोर्ट्स मिली जहां ये सारी डिटेल्स थी। इसके अलावा कहीं भी कोई इस पर रिपोर्ट नहीं है, बड़े अखबारों में कहीं खबर नहीं है। गोदी मीडिया चैनल तो ये सवाल मोदी जी से पूछ ही नहीं सकता है कि आप जिस फंड के चेयरपर्सन हैं वो फंड आखिर जब देश में परेशानी आ रही है तो इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। और थोड़ा आश्चर्यजनक यह है कि इतनी डिटेल्स के साथ विपक्ष भी ये सवाल नहीं पूछ रहा है प्रधानमंत्री से। तो बड़ा आसान है ये कह देना कि हमारे यहां कोई घोटाला नहीं होता है। मुश्किल है अपना जो कामकाज है उसकी जांच करवाना। अगर सीएजी इसकी जांच करता, सीएजी पूछता कि भाई आपने कह दिया कि इंडिविजुअल से इतने करोड़ रुपए आए, अब मुझे ये बताइए कि किस किस आदमी ने दिया था पैसा। केवल इंडिविजुअल कहने से कैसे काम चल गया, तो खुल के आता कि उसमें कौन से लोग पैसे डाल रहे हैं। सीएजी पूछता कि आपने जो मशीनें, ऑक्सीजन की मशीनें लगाई थी, उनमें से कितनी ऑक्सीजन की मशीनें चल रही हैं और कितनी नहीं चल रही हैं। कितनी ऑक्सीजन की मशीनों में डिफेक्ट था, कितनी ऑक्सीजन की मशीनें ठीक थी। तब समझ में आता कि ये कितना सही है, कितना गलत इस पैसे का जो इस्तेमाल हुआ है। अगर सीएजी उनसे पूछता कि आप जिन बच्चों को पैसा दे रहे हैं, जो एप्लीकेशन आपके पास आती हैं, आपको ये बता दूं कि जो एप्लीकेशन भेजी जाती हैं अनाथ बच्चों की, उसमें आधी से ज्यादा एप्लीकेशंस कैंसिल कर दी गई, उनको स्वीकार ही नहीं किया गया। जबकि हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में हजारों बच्चे अनाथ हुए थे, लेकिन सिर्फ 5000 बच्चों को मदद मिलती है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट बताती है। सीएजी पूछती कि बाकी लोगों का जो आपने एप्लीकेशन कैंसिल किया है वो किस आधार पे किया है, तो हमें भी पता चलता कि आखिर वो एप्लीकेशन क्यों कैंसिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना सारा पैसा एक ऐसे फंड में क्यों रखा गया है जिस फंड का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है।